भाषा की विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियां क्या हैं। नमस्कार मित्रों, भाषा हमारी सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा हमारी अर्जित संपत्ति है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है और अर्जित की संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा कैसे चलती है? भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। एक बार हम फिर से इसको दोहराएंगे। भाषा हमारी सामाजिक संपत्ति है। यह सतत, सहज और नैसर्गिक होती है। अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है, भाव संप्रेषण का माध्यम है। और अर्जित संपत्ति हो गई, जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर चलती है और यह अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। अब भाषा के प्रमुख चरण क्या क्या है? आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक होती है। भाषा के प्रमुख आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक होती है। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। पहला क्या है? मानक या परिनिष्ठित भाषा। दूसरा विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा है। व्यक्ति बोली है। विशिष्ट भाषा है। कूट भाषा है। कृत्रिम भाषा है और राष्ट्रभाषा है। विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या लगभग 2796 बताई। हम इसको कह सकते हैं लगभग 3000, और किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इनकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण, यानी कि पारिवारिक वर्गीकरण। पहला, संसार की भाषाओं को दो प्रकार का वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण क्या है? आकृति मूलक, और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक और पदात्मक, पदाश्रित के नाम से जाना जाता है। यानी आकृति मूलक जो है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक और पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना, रूप, पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया गया है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। यानी कि जो आकृति मूलक है, इसका क्या है? वाक्य रचना, रूप, पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया गया है। यानी कि आकृति से इसको हम समझ सकते हैं कि रूप रचना से ही संबंधित है। और इसके जो जनक है, यानी कि इसका वर्गीकरण कौन किया? सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। जनक कहना गलत होगा, इसको हम कह सकते हैं कि इसका वर्गीकरण किसने किया? प्रोफेसर स्लेगल ने किया। तो आकृति शब्द से ही निश्चित हो गया कि जो वाक्य रचना, रूप, पद रचना को जो आधार मानकर वर्गीकरण किया गया उसे आकृति मूलक वर्गीकरण किया गया। दूसरा वर्गीकरण किया गया, अच्छा, ये आकृति मूलक वर्गीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम समझते हुए पढ़ेंगे। पहला है हमारा आकृति मूलक वर्गीकरण में अयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक। योगात्मक, जैसे हिंदी भाषा में कभी कभी पूछा जाता है कि भाषा कैसी है, तो योगात्मक है। पहला क्वेश्चन तो ये यहाँ से बन गया। दूसरा क्या है? इसके 3 पार्ट किए गए, अश्लिष्ट, खासलिष्ट और प्लसलिष्ट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अश्लिष्ट, दूसरा श्लिष्ट और तीसरा प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के 4 भाग किए गए, श्लिष्ट के और उसके बाद प्रश्लिष्ट के। तो पहले हम अश्लिष्ट के भाग देखेंगे। अश्लिष्ट के भाग कैसे है? पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। इसको याद करने का तरीका क्या है? पूर्व, मध्य, अंत, फिर पूर्वांत। पूर्व, देखिए योगात्मक तो उसको जोड़ लीजिए आप, और इसको याद कैसे करेंगे? पूर्व, मध्य, अंत और पूर्वांत। ये हो गया। श्लिष्ट में क्या हुआ? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 पार्ट किया गया। अंतर्मुखी में एक संयोगात्मक और वियोगात्मक, बहिर्मुखी में भी संयोगात्मक और वियोगात्मक भाग किया गया। प्रश्लिष्ट में पूर्व प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट, ये चीज़ें हो गई। अब आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उदाहरण हम निम्नलिखित देखेंगे। पहला क्या है? भाषा अयोगात्मक भाषा एकाक्षर, निर्वय या स्थान प्रधान होती है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। क्या है कि भाषा अयोगात्मक भाषा है, जैसे हमने ये देखा। पहला तो ये अयोगात्मक भाषा कैसी है? एकाक्षर, निर्वय
यह स्थान प्रधान भाषा है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ तत्व और संबंध तत्वों का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। जैसे चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि ये हमारी सब भाषाएं कैसे हैं? अयोगात्मक है। जैसे ऊपर हमने ये पढ़ा कि अयोगात्मक भाषा में, तो अयोगात्मक भाषा क्या हो गई? एकाक्षर, निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा है। ये कौन कौन सी है? चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी। ठीक है। और इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। लेकिन यही योगात्मक भाषा है। जैसे ये हमने पढ़ा योगात्मक भाषा। अब हम आते हैं योगात्मक भाषा में। योगात्मक भाषा प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ तत्व संबंध तत्व का संयोग होता है। यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। पहला क्या है? स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, लेकिन यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। जैसे तुर्की हो गया। अब इसमें अश्लिष्ट में यह प्रत्यय प्रधान है। सॉरी, ये चीज़ें गलत हो गई। योगात्मक भाषा में है कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। और अश्लिष्ट में क्या हो गया? यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। तुर्की हो गया। पूर्व योगात्मक भाषा, जैसे हमने ये पढ़ा, अश्लिष्ट में पूर्व योगात्मक भाषा को देखेंगे। यह प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, यानी कि पूर्व योगात्मक, पूर्व में प्रत्यय लगता है। काफिर, जुलू। मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। जैसे मध्य हो गया तो इसको जोड़ लीजिए, प्रत्यय जो है मध्य में लगेगा। संथाली हो गया। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। ऐसे कन्नड़ हो गया। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत में जोड़ते हैं। पूर्व और अंत, यानी पूर्वांत हो गया पूर्व और अंत में। जैसे मफूर। इसके बाद आ गया श्लिष्ट भाषा। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा अश्लिष्ट का हमने पढ़ा, अब हम श्लिष्ट का पढ़ेंगे। श्लिष्ट में क्या है कि इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। इसमें अंतर्मुखी और संयोगात्मक। अंतर्मुखी क्या होता है? इसमें प्रकृति व प्रत्यय के बीच में घुल मिल जाते हैं, अंतर्मुखी हो गया। संयोगात्मक क्या होता है? इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, संयोग मतलब उसी में जुड़ा रहता है। जैसे अरबी हो गया। फिर वियोगात्मक क्या है? इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। वियोग का मतलब हुआ अलग, इससे जोड़ लीजिए कि प्रत्यय अलग से लगाया जाएगा। हिब्रू श्लिष्ट है, ये इतना ध्यान रखिएगा। अरबी भी श्लिष्ट है। और बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। बहिर्मुखी यानी कि प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक से प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जैसे संस्कृत। संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। जैसे संस्कृत। वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। संयोगात्मक, संस्कृत हमारी संयोगात्मक भाषा है, प्रत्यय प्रकृति के साथ ही जुड़ा रहता है। वियोगात्मक मतलब अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कैसी भाषा है, तो हमारी हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। जिसका क्या कह सकते हैं, विशेषताएं क्या है कि इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि यही इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में क्या होता है? प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है, और वियोगात्मक प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। फिर प्रश्लिष्ट हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ से प्रश्लिष्ट का उठा लिया। प्रश्लिष्ट क्या है? यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ये गलत लिखा हुआ है, आंशिक होगा यहाँ पे। पूर्ण प्रश्लिष्ट में ये पूर्ण समास प्रधान भाषा है, और ये अंशतः समास प्रधान भाषा है। जैसे चेरोफी और बास्क। अब इसके बाद हम आते हैं पारिवारिक वर्गीकरण को। वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में के भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। इसको देख लीजिएगा, ये अक्सर इम्पॉर्टेंट है। ये पारिवारिक वर्गीकरण, जैसे पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। पहला क्या है? पद रचना। दूसरा वाक्य रचना। फिर ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ये क्वेश्चन आता है, उसको क्रम इसको जरूर याद रखिएगा। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। इसको 4-5 बार पढ़िए। पहले क्या है? पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है।
पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक, यानी कि 5वें नंबर पर शब्द है, 6ठे नंबर पर स्थानिक समीपता। फिर से एक बार इसको पढ़िए। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुबोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रेडरिक फ्यूलर ने इसकी संख्या लगभग 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों की प्रमुखता दी जाती है। इसके ये ध्यान रखिएगा, भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। उसके बाद आते हैं भौगोलिक क्षेत्र। यूरेशिया, भारोपी यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार हमारे क्या है भौगोलिक क्षेत्र में। भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेसी परिवार, बुरस्की, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अल्त्यूरी हाइपोस्बोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। अफ्रीका भूखंड में कौन कौन सा परिवार आता है? सुदानी, बंतू, होतेतो, बुश्मैनी परिवार। फिर प्रशांत महासागरीय भूखंड, यानी कि अगर पूछा जाए कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं तो 4 पढ़ लीजिएगा, यूरेशियाई, अफ्रीकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और अमेरिकी भूखंड। अब प्रशांत महासागरीय में मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, तीसरा ऑस्ट्रेलियन परिवार, चौथा दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार और अमेरिकी भूखंड यानी कि अमेरिकी परिवार। अब आते हैं हम भारोपी परिवार की भाषा को पढ़ेंगे। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपी परिवार को यानी कि भारत से इंडो, याद कर लीजिएगा, भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, शतम में क्या क्या है? 2 भाग हो गया ध्वनि के आधार पर, शतम और केंतुम। शतम में क्या क्या गया? भारत ईरानी आर्य, दूसरा बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, इलीरियन। ठीक है, और केतुक वर्ग में क्या? जर्मनी, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइक, इटालिक। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य को 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य को 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता है, यानी कि ग्रियर्सन ने भारतीय ईरानी आर्य भाषा को 3 उपवर्गों में उल्लेख किया, जिसमें ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा है। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्मग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी यानी 7वीं ईसा पूर्व का है। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र, यानी ईरानी का जो साहित्य है उसका प्राचीनतम धर्मग्रंथ वो अवेस्ता हो गया। ये किस सन का है? 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। अवेस्ता का अर्थ क्या है? शास्त्र है। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश इसको अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंशवंश निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है। देख लीजिए थोड़ा सा इसको हल्की हल्की। ईरानी भाषा है पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में मीडियन प्राचीन फारसी और पूर्वी में अवेस्ता और मोगदियन फारमी। वर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देहारी, बलूची, ओसेटिक, कुर्दी और पहलवी में 2 भाग किया गया, हुजारेस और पाजद। आधुनिक फारसी, दोनों को मिला के आधुनिक फारसी भी बना दिया गया। दरद शब्द का अर्थ है पर्वत। ये क्वेश्चन शायद कहीं आया भी है, दरद, इसको ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। दरद शब्द का अर्थ है पर्वत। इसका प्राचीन नाम पैसाची व प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद भाषाओं का क्षेत्र किधर है? पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं। अब दरद उपवर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पहली कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी और आदि। जब कश्मीरी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं भारतीय आर्य भाषाओं में। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी सन इसका कहीं पूछता है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। फिर इसी को 2 पार्ट में किया गया, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 से 500 ईसा पूर्व तक है और इसको 2 उपवर्गों में बांटा गया। पहला वैदिक संस्कृति है, दूसरा संस्कृत तथा लौकिक संस्कृति है।
वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है और संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। अब इसको दो पार्टों में फिर से देखो, थोड़ा सा ध्यान देके कई बार इसको रिपीट करेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है और संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत 800 से 500 है। ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा आ गया, तो अब यहाँ से उठाएंगे 500 से 1000 ईसा पूर्व तक। इसका भी दो पार्ट किया गया। इसके में मध्यकालीन आर्य भाषा में हमारी क्या क्या थी? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो पाली को हम प्रथम प्राकृत कह सकते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो अगर हम कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश कौन सी आर्य भाषा में है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा में है, जिसका डिवाइडेशन किया गया 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में। तो मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को हम कह सकते हैं प्रथम, और प्राकृत को कह सकते हैं द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को कह सकते हैं तृतीय प्राकृत। अब इसका बांटा कैसे गया? तो पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत जो था द्वितीय प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश द्वितीय प्राकृत 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक है। मेरे ख्याल से भी इतना काफ़ी चीज़ समझ आ गई होंगी। अब इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत में क्या क्या है ये देखेंगे। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना है। वैदिक संस्कृत में दिखाई देता है कि वैदिक संस्कृत का सृजन वैदिक संस्कृत से ही हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस, छांस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। यानी कि जो वैदिक संस्कृति है ये हमारे संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद सब वैदिक संस्कृत में अंतर्गत आते हैं। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता में अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएँ हैं। इनके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों को पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यजु यश से याद करिएगा, यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों में है, संग्रहित है। यजु संहिता कृष्ण और शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित, यानी यजु संहिता 2 भागों में बटा हुआ है, कृष्ण और शुक्ल में। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग है, यानी जो कृष्ण है उसमें मंत्र भाग गद्यमय है, यानी कि गद्य रूप में है किए गए हैं। और उसके बाद परंतु जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है, जबकि कह सकते हैं कि कृष्ण संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग है, यानी कि व्याख्यात्मक सहित संकलित किए गए हैं। सामवेद में सोम यागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों का गेय पदों के रूप में, यानी सामवेद गेय में है, पद्य में है कह सकते हैं। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सामवेद जो है केवल 75 मंत्र ही सामवेद में, बाकी कहाँ से लिए गए? सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने, टोटके का संकलन है। अथर्ववेद में क्या है कि जादू टोना, मंत्र, तंत्र, टोने, टोटके का संकलन है अथर्ववेद में। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का इतरेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इतरेय। ऋग्वेद में ए मात्रा है, इसको ए से जोड़ लीजिएगा। ऋग्वेद ए तेरेव। ठीक। सामवेद का वेद साम यानी कि शंकर जी से जोड़ लीजिए साम, और तांडव, साम का तांडव अथवा पंचविश। ठीक है। साम यानी कि शाम शंकर जी से जोड़ लीजिएगा साम वेद, तांडव
तांडव करते हैं शंकर जी। और पंचविश भी हैं। और शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ यानी शुक्ल सा यशा और यशा मिला लीजिएगा, शुक्ल यजुर्वेद का सतपथ ब्राह्मण हो गया। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद में यानी कि कृष्ण कई तरह से कृष्ण लीला करते थे, तो इसको कह सकते हैं तैत्तरीय। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय यानी कि कई मतलब कह सकते हैं कि उनको कई तरह के रूप रख लेते थे, तरह तरह के रूप रख लेते थे कृष्ण। ऐसे जोड़ लेंगे तो याद हो जाएगा, महत्वपूर्ण। अब ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके अंतिम भाग को हम उपनिषद कह सकते हैं। वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 ही मुख्य हैं। ठीक है, मतलब उपनिषद 108 है लेकिन 12 जो मुख्य हैं। इसमें क्या है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौसतकी, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ऋषियों द्वारा निर्मित शुक्ल दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते थे, परंतु सने सने बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा, साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के पाठ से संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया है, तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के लिए नियम निर्दिष्ट किए गए हैं। इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाखियों की रचना हुई है। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। 6 प्रतिशाख कौन कौन से हैं? सौनकृत, श्रुक प्रतिशाख्य, कात्यायन कृत क्या है, शुक्ल यजुर्वेद प्रतिशाख्य, तैत्तरीय संहिता का तैत्तरीय प्रतिशाख्य, मात्रायणी संहिता का मात्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य, सामवेद का पुष्पसूत, अथर्ववेद का सौनकृत अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। अब वैदिक संस्कृत में ध्वनियाँ, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उदयनारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव त्रिवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी। इसको हम ऐसे कर सकते हैं DU और K, DUK। ऐसे देखिए हमने बनाया है। पहले क्या है, धीरेन्द्र, उदय, कपिल। धीरेन्द्र, उदय, कपिल। वैदिक को कितने माना गया है? 52 माने हैं। ठीक है, धीरेन्द्र, उदय और कपिल द्विवेदी, कपिल देव द्विवेदी प्रभुत्व विद्वानों वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। ठीक है, जिसमें 13 स्वर 39 व्यंजन है। ठीक है, ये देखिए कितना मानी है, फिर से इसको देख लीजिएगा किसने किसने 52 मानी है। धीरेन्द्र, उदयनारायण तिवारी और कपिल देव द्विवेदी ने 52 मानी है, जिसमें से स्वर कितने हैं? 13 और 39 व्यंजन हैं। जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। ठीक है, मतलब 13 इन्होंने मानी, इन लोगों ने मानी, और हरदेव बाहरी ने 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जाता है। 13 में क्या क्या है? आ ई उ री और री री। ये देखिए ये वाला जो री है ये संस्कृत का री है, इन्होंने इसको जोड़ लिया है। और संयुक्त स्वर होगा ए, ओ, आई, आओ। ए हमारा आ और ई से मिलकर बनता है, आई। इसको ओ से आ और ऊ से मिलकर बनता है। आई किससे बनता है? आ और कह सकते हैं बड़ी ई से बनता है, और आ और बड़ा ऊ से बनता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, स्वर। इसका मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, ये जो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, उसको आप देख लीजिएगा, इसमें चैनल में पड़ा होगा। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा आप उसको समझ जाएंगे कि कंठ वाले शब्द कैसे हैं। जैसे कंठ से इचुईशानाम अकुह विसर्जनीयम कंठा, यानी कि का वर्ग वाले वर्ण और आ और विसर्ग, ये हमारे कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इचुईशानाम तालु, यानी ई चा वर्ग वाले वर्ण
और इया और शा, इचुईशा नाम तालु, तालु से बोले जाते। इसका वीडियो पड़ा है, इसमें आप सर्च कर लीजिएगा। मूर्धन्य से ऋटुषा नाम मूर्धा, टा वर्ण, टा वर्ग वाले री, देखिए री और रा और शा भी आ जाएगा इसमें, ऋटुषा नाम मूर्धा। और फिर दंता ऋटुषा नाम दंता, री शा ये वाला दंत सा, और ता वर्ग वाले व्यंजन। ये मतलब ये वीडियो आप देखेंगे तभी समझ में आएगा। फिर उपपद्य नाम ओष्ठा, ऐसे पढ़ने से नहीं याद होगा, आप सूत्र के माध्यम से इसको याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं? वैदिक संस्कृत श्रेष्ठ योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वर्गात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं, जबकि हिंदी में वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं 8 विभक्ति हैं, कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मनेय एवं परस्मय 2 पदों में चलते हैं। कुछ एक धातु उभयपदी भी हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव क्रियाएं मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल क्या है? लिट यानी वर्तमान, लट लिट और ये क्या है? लंग और लुंग। लट लिट लंग और लुंग। 4 काल में क्या है? लट हमारा वर्तमान है, लिट हमारा परोक्ष संपन्न है, लंग क्या है? अनित्यतन या संपन्न, लुंग सामान्य भूत है। 6 भाव क्या है? लोट, विधिलिंग, आशीर्लिंग, लुंग और लेट। यानी कि लोट क्या है? आज्ञा, विधिलिंग संभावनार्थ, आशीर्लिंग इच्छार्थ, लुंग हेतु समुद्भाव या निर्देश, लोट अभिप्राय और लिंग निर्बंध। क्रिया के 10 काल और भाव वेद को ही लकार कहते हैं। क्रिया के 10 काल और भाव वेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है, जो निम्न है। गण विकरण, भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण और स्वरादिगण। विकरण क्या? अविकरण रहित, द्वित्व, य, तुम। गण तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रयादि, चुरादि। विकरण क्या? अ, न, उ, न, अय। लौकिक संस्कृत में आते हैं। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसकी पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। यानी पाणिनि ने जो जिस संस्कृत का उल्लेख किया है वह लौकिक संस्कृत की है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ल, लह, जिह्वा मूलीय और उपपद्यमानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृतियाँ 48 ध्वनियाँ शेष बच गई हैं। अब तो वैदिक संस्कृत में ये शब्द भी वो लुप्त हो गए हैं। यानी कि लौकिक संस्कृत में कितनी ध्वनियाँ शेष रह गई हैं? 48। अब मध्यकाल आर्य भाषा हम कल देखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।